Powered by असली मसाले सच MDH, the real spice of India. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर 9 बजे इस वक्त आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। सबसे पहले तो आप सभी को खूब सारी बधाई। मैं जानती हूं कि आज सारा दिन आपका मैच में ही बीत गया होगा और आखिर में जो खबर आई है उसने आपको गदगद कर दिया होगा। यह ऐतिहासिक जीत है। टीम इंडिया 302 रनों से श्रीलंका को शिकस्त देती है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। और पक्की सिर्फ ऐसे ही नहीं, पहली टीम बन जाती है सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। 7 के 7 मैचेस जीत चुकी है टीम इंडिया और सेमीफाइनल में पहुंचकर आप सबकी मुस्कान को 2 इंच कर दिया है, ये हम जानते हैं। और अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई जिसने हमें भी बड़ा खुश किया। अब हम इस बात को लेकर पसोपेश में थे कि क्या हमें द रूबिका लियाकत शो में इस पर एक रिपोर्ट बनानी चाहिए कि नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि आप सब क्रिकेट में एक्सपर्ट हैं और आपने उतनी ही बारीकी से इस मैच को देखा होगा जितना बारीकी से हमने देखा है। और इसीलिए आपको बधाई देते हुए द रूबिका लियाकत शो में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कौन कौन सी खबरें आपको बताने वाले हैं इस पूरे शो में, उसका एक जो समरी जिसे आप कह दीजिए वो आपके सामने रखना चाहती हूँ, स्निपेट। सबसे पहले तो बीएचयू में हैवानियत पर कैसे गुस्सा है, कैंपस में महिला सुरक्षा पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, क्या आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं छात्र, इस सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है। आज इसी पर होगी बात। सुप्रीम सवालों के घेरे में कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पहुंच चुका है और क्यों अचानक सुर्खियों में ये चुनावी चंदा आ गया है, इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इलॉन मस्क के निशाने पर जॉर्ज सोरोस, कैसे भारत में इलॉन मस्क के बयान की चर्चा हो रही है और क्या है जॉर्ज सोरोस की पूरी कहानी, कौन है ये शख्स और क्यों कहते हैं कि इसने अपनी उंगलियों से कठपुतलियों के धागे बांधे हुए हैं, आपको बताएंगे। और फिर बात ये मेरा हिंदुस्तान की, जहां परंपरा की नहीं, जहां हमारी परंपरा का इस्तेमाल करते हुए MiG-21 की बात करेंगे। क्यों, यह अब आखिर में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। काशी, जो युगों युगों से महादेव की नगरी रही है, महादेव जिनकी पूजा अर्धनारीश्वर के तौर पर की जाती है। सावन में काशी विश्वनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप को पूजा जाता है और हम तो सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। भारत में तो इस परंपरा को ही माना जाता है और सर आंखों पर रखा जाता है। ये परंपरा जो कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारियों की जहां पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, संस्कृत और सनातन में सैकड़ों श्लोक मिल जाएंगे जो नारी को पूजनीय बताते हैं, जो कहते हैं नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, यानी नारी किसी भी समाज की आदर्श शिल्पकार होती है, नारी समाज बनाती है, नारी को पूजने वाले समाज का ही भला होता है। और ये सिर्फ सनातन ही क्यों, ऐसा समाज के हर धर्म में कहा गया है। हर धर्म नारी की पूजा और सम्मान करने की सीख देता है। लेकिन ये बात हैवानों को क्यों और कैसे समझ में नहीं आती, हम आज तक नहीं समझ पाए। मैं अपने शब्द बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रही हूँ और काशी से इस खबर की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काशी में जो हुआ वो सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आधी रात जो हुआ वो हैवानियत भरा है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, मामले की गंभीरता को आप समझिएगा। इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है? Do not feel safe in campus. I do not feel safe in campus. Are we safe? Enough is enough. और कैंपस में धरने पर बैठे इन हजारों छात्रों को आप देख लीजिए। इसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं और ये सभी एक ही मांग कर रहे हैं, कैंपस को महिला और महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाओ। अब ये जान लीजिए कि बीएचयू के कैंपस में आधी रात के बाद ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को बाहर निकलना पड़ा। यहाँ आईआईटी की छात्रा को कैंपस में बंधक बनाया गया, उसे नग्न किया गया, गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए गए, उसके साथ अश्लीलता की हर हद पार की गई और जान से मारने की धमकी दी। पिछली रात आईआईटी बीएचयू में एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। बंदूक के नोक पर कुछ बाहरी गुंडों ने आकर उनके साथ छेड़खानी की। यह पूरी तरह से बीएचयू प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है।
ऐसी ही घटना 2017 में भी हुई थी और तब बीएचयू प्रशासन ने ये वादा किया था कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, हर चौराहे पर गार्ड की प्रॉपर तैनाती होगी, रेगुलर पेट्रोलिंग होगी, परंतु यह सब धरातल पर आज भी नहीं उतर पाया और उस प्रकार की घटना की फिर से पुनरावृत्ति हुई है। हम यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो। रात 1:30 बजे छात्रा कैंपस में अपने दोस्त के साथ घूम रही थी। बाइक पर 3 लोग आए जिन्होंने गन निकाली, छात्रों को अगवा किया। उन हैवानों ने गन दिखाकर छात्रा को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। घटना हुई करमन बाबा मंदिर के करीब, जो बीएचयू कैंपस में ही है। छात्रा का वीडियो बनाया गया। छात्रा ने भागकर एक प्रोफेसर के घर में फिर पनाह ली। वो 3 हैवान कौन है? कैंपस के लोग या बाहर के लोग? और अगर बाहर के हैं तो कैंपस में दाखिल कैसे हुए, ये किसी को नहीं पता। रात के अंधेरे में आए ये दरिंदे कौन थे, ये पुलिस को भी पता नहीं है। छात्रा से हुई बदसलूकी के बाद क्या कुछ हो रहा है, आप वो भी जान लीजिए। सुबह से राजपुताना हॉस्टल के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया। बाद में पूरी यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन में शामिल हो गए। पूरा कैंपस बंद है, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। लंका थाने में केस दर्ज किया गया है और यूनिवर्सिटी ने अब तक क्या किया है, एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यूनिवर्सिटी के गेट बंद रखने की बात लिखी गई है। यानी इस दौरान कैंपस में आने जाने के लिए यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा क्या किया गया है? कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी का कोई बयान सामने आया? नहीं। बीएचयू के अधिकारी सुबह से शाम तक छात्रा को समझाने की कोशिश करते रहे, छात्रों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र आईआईटी डायरेक्टर से मिलने पर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन देर रात तक जारी है। मांग यह है कि आरोपी पहले अरेस्ट किए जाएं, उसके बाद ही छात्र हॉस्टल में वापस लौटेंगे। और पुलिस ने अब तक क्या किया है? आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीएचयू कैंपस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और रटे रटाए बयान तो जारी किए ही जा रहे हैं। मुझे कहना पड़ रहा है कि ये रटे रटे बयान जो है वो तो हर वारदात के पास बात जो है वो पुलिस देती है, इस बार भी दे दिया। इसी ग्राउंड में जिले के आला अधिकारी और आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर पीके जैन और छात्रों के बीच संवाद हो रही है, जो बुधवार की देर रात जो छात्रा के साथ करमनवीर बाबा मंदिर जो बिल्कुल कृषि विज्ञान संस्थान के पास है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो आइए जानते हैं कि छात्रों में इतना आक्रोश है। 1600 करोड़ रुपए यहाँ का बजट है, शिक्षा बजट है बीएचयू का, और 12 करोड़ रुपए यहाँ के सुरक्षा पे खर्च हो रहे हैं और पता नहीं कि कहाँ वो सब जा रहे हैं। कार्रवाई होना चाहिए, जितना कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके उतना कार्रवाई करना चाहिए। अभी इतना लेट हुआ, इतने टाइम तक तो गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था जो भी किया। कुछ बाहर के लड़के आके यहाँ लड़की को मोलेस्टेट किए और वो घटना बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हम लोग सेफ इन्वायरमेंट चाहते हैं। एजुकेशन सेफ इन्वायरमेंट में होता है। बीएचयू कैंपस में किसी छात्रा के खिलाफ हुई ये कोई पहली वारदात नहीं है। सालों से तमाम इसी तरीके की वारदात होती रही है, लेकिन हर बार कुछ आश्वासन दिए जाते हैं, सुरक्षा को उसके बाद राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। 25 जनवरी 2023 को छात्रा से अभद्रता की जाती है, आरोपी को अरेस्ट किया गया लेकिन फौरन जमानत मिल गई। 24 जनवरी 2023 को साइबर लाइब्रेरी में छात्रा के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की गई। 4 छात्रों पर केस दर्ज किया गया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 28 अगस्त 2022 को छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई। 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं। एक फीमेल स्टूडेंट होने के साथ हमारे अभिभावकों के मन में यह डर बना हुआ है कि हम बीएचयू में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे भेजें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें केरला से लेकर कश्मीर तक के बच्चे फीमेल स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। इस तरह की घटना से बहुत ही अभिभावक और छात्र बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे बहुत ही डरे हुए हैं। अब आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ जो किया गया है शाम को 3:28 पर। और क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि कुछ देर पहले विश्वविद्यालय परिसर में उस छात्रा के साथ दिन दहाड़े जोर जबरदस्ती और दिल दहला देने वाली हिंसा की गई। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है 3:28 पर। यह लिखा गया कि दिन दहाड़े, जबकि वारदात रात के अंधेरे में हुई, यानी ट्वीट करने के वक्त से 14 घंटे पहले। फिर भी लिखा गया कि कुछ देर पहले। फिर गलती का एहसास हुआ तो 3:48 पर ट्वीट को ठीक किया गया और इस नए ट्वीट से दिन दहाड़े शब्द को हटा दिया गया, लेकिन बाकी चीजें हूबहू लिखी गई। बीएचयू में जो हुआ वो सरासर गलत है। आरोपियों की गिरफ्तारी तक चलने वाला छात्रों का धरना भी अपनी जगह इस वक्त इसलिए जायज है
क्योंकि वो बार बार इंतजार कर रहे हैं कि कोई ठोस कदम उठाया जाए। लेकिन जो राजनीति हो रही है वो जायज कैसे ठहराई जा सकती है? मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात से परेशानी होती है, जब जयपुर में छात्रा का रेप पुलिस कांस्टेबल करता है तो प्रियंका गांधी कोई ट्वीट नहीं करती। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन राजनीति का कोई स्तर जरूरी है और राजनीति से इतर वाराणसी प्रशासन से सवाल आज पूछने जरूरी है। कैंपस में सिक्योरिटी को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 20 घंटे बीत चुके हैं, आरोपी कब पकड़े जाएंगे? वो एक्शन जिसमें छेड़खानी करने वालों पर सख्त से सख्त सजा की बात की गई है, वो कब दिखेगी? और इन सवालों के जवाब से प्रशासन बच नहीं सकता है। और अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, जमीन पर झंडे, बैनर, यात्राओं से लेकर सोशल मीडिया पर पार्टियां आपस में जूझ रही है, जमकर खर्च किया जा रहा है। खर्च किया जा रहा है, यही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हो रही है कि जिस चंदे से पार्टियां चुनाव लड़ रही है वो कौन दे रहा है, उसका खुलासा होना चाहिए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2018 से लागू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती दी गई है, जिस पर 31 अक्टूबर से सुनवाई हो रही है। संवैधानिक बेंच जो है वो इसकी सुनवाई कर रही है और कह रही है कि चंदा देने वाले का नाम सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं, ये आप हमें बताइए। लेकिन सरकार मानती है कि अगर नाम बताया तो ये स्कीम बेमानी हो जाएगी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जारी बहस की मोटी मोटी बातें आपको बता देती हूं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने सवाल किया कि जब बड़े दानदाता ये जानते हैं कि खुद के नाम बॉन्ड खरीदने से वो SBI की अकाउंट बुक में आ जाएंगे, तो वो दूसरों के नाम से बॉन्ड खरीदने लगेंगे फिर तो, कि भाई मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, ये ले लो तुम इतने रुपए और अपना नाम दे दो। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता भले ही इसे ट्रांसपेरेंट ना माने, लेकिन ये योजना गोपनीयता के लिए बनाई गई है। इस बेंच में शामिल जस्टिस गवई भी थे। उन्होंने कहा कि हम सरकार को ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बॉन्ड स्कीम कैसी होनी चाहिए, लेकिन क्या इस स्कीम से चंदे में व्हाइट मनी मिलने लगी है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सेलेक्टिव गोपनीयता ठीक नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी आसानी से पता कर सकती है कि विपक्षी दलों को किसने कितने बॉन्ड दिए हैं। इन 3 दिनों में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि याचिकाकर्ता इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल सियासी पार्टियों को घूस देने के लिए होने की आशंका जता रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ केस वहां पर दर्ज किया है, सुनवाई के लिए पिटीशन दर्ज की है। तो क्या ऐसा हो रहा है, उस सवाल का जवाब तलाशने की बात हो रही है। इन सब सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि चुनाव में काले धन की समस्या दुनिया भर में है। हम इसी समानांतर व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि उसके आदेश के बावजूद 2019 के बाद कोई बॉन्ड का डेटा क्यों नहीं बताया गया, और आदेश दिया कि वो SBI और राजनीतिक दलों से फंड का डेटा ले और 30 सितंबर 2023 तक पार्टियों को मिले चंदा का डेटा सुप्रीम कोर्ट को दे। अब सवाल यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पर सुनवाई हो रही है वो है क्या, और इसे चुनौती किस आधार पर दी गई है। दरअसल ये स्कीम सियासी पार्टियों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए 2017 में लाई गई थी। इसे साल 2018 में लागू भी किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था या कंपनी या NGO किसी भी पार्टी को 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड लेना पड़ेगा, जिसे 15 दिनों में किसी भी पार्टी को देना जरूरी होगा। इसमें चंदा देने वालों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। तब यह दलील दी गई थी कि इससे सियासी फंड में पारदर्शिता आएगी। बैंकों के जरिए पैसा मिलेगा तो ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है और कौन दे रहा है, और दानदाता की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। पहचान नहीं होगी, लेकिन पैसा सिस्टम में बना रहेगा। तो कोई पार्टी उससे अदावत नहीं पालेगी कि उस पार्टी को तो चंदा दिया इस शख्स ने, लेकिन हमारी पार्टी को नहीं दिया। कैश में अननोन सोर्सेज से पैसा आए, राजनीतिक दल उसी को खर्च करें
जिसमें ना क्लीन मनी है और ना ट्रांसपेरेंट मनी है, मैकेनिज्म है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल को, और केवल राजनीतिक दल वो होंगे ताकि इसमें कोई फर्जी व्यक्ति राजनीतिक दल रजिस्टर करवा के पॉलिटिकल पार्टी ना बना पाए, जो रजिस्टर्ड होंगे इलेक्शन कमीशन के साथ और जिनको पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ उनकी फॉलोइंग हो, वही एलिजिबल होंगे। हर राजनीतिक दल को एक नोटिफाइड बैंक अकाउंट देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल उसी बैंक अकाउंट में इन कैश हो पाएंगे। जाहिर है स्कीम की बहुत जरूरत थी, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र का रूप भी बड़ा विशाल है। लोकतंत्र का जो है वो तो अमेरिका में भी है, जो सबसे पुराना है, लेकिन वहां उंगलियों पर गिनने लायक पार्टियां हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सियासी पार्टियों की संख्या के हिसाब से हम टैली में सबसे ऊपर हैं, टॉप पर। आप जानते हैं हमारे देश में कितने राजनीतिक दल हैं? 10 सेकंड दे रही हूं, बताइए। पता लगा दिया आपने? गेस किया? 2657। हमारे देश में 2657 पार्टियां हैं राजनीतिक। ये साल 2022 का आंकड़ा मैं बता रही हूं। अब सवाल यह है कि हमारे देश में इतनी पार्टियां क्यों हैं, जबकि इनमें से करीब 90% की तो कोई सियासी हैसियत है ही नहीं। ज्यादातर तो दिखावे तक के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। फिर हर चुनाव में इन पार्टियों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ क्यों जाती है? इसकी पड़ताल करने से पहले एक कड़वी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। देखिए, आजादी के वक्त हमारे देश में राजनीति समाज सेवा थी, लेकिन आजादी के बाद राजनीति कुटीर उद्योग बन गई। और ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके लिए आपके सामने कुछ आंकड़े रखती हूं। 35,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, दोनों आंकड़े देख लीजिए। ये कितनी बड़ी रकम है? इसको ऐसे समझिए आप, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों का बजट ही 35,000 करोड़ रुपए है या उससे कम, और हिमाचल प्रदेश का बजट 50,000 करोड़ के बराबर। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 35,000 करोड़ रुपए ये वो रकम है जिसके 2014 के आम चुनाव में खर्च होने का अनुमान था, और ये जो 50,000 करोड़ का आंकड़ा है ये 2019 का है, मतलब बढ़कर ये हो गया करीब 50,000 करोड़। हैरानी हुई कि नहीं? जब इतना अनाप शनाप खर्च हो रहा है, और ऐसे में आप किसी राजनेता से सवाल पूछिए कि गजब खर्चा है, तो क्या कहेंगे वो कि सियासत करना कोई आसान काम थोड़ी ही है, इसके लिए तो बहुत खर्चा होता है, पार्टी के रूटीन काम होते हैं, चुनाव प्रचार होता है, हम और आप सोच भी नहीं सकते इतना खर्चा होता है। अब ये पैसा कहीं से तो आया होगा ना, जब कमाई होगी तभी तो खर्च होगा। ये पैसा, ये आमदनी आती या ली जाती होगी कहीं से तो, लेकिन कैसे? चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बांध रखी है, इट्स लिमिटेड। 2022 में चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा जो है वो 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर ली? 95 लाख रुपए। और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए। बड़े राज्यों में विधायक का जो उम्मीदवार है वो 28 लाख की जगह 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। छोटे राज्यों में 20 लाख की बजाय वो 28 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। चुनाव लड़ने वाले जानते हैं कि इसकी काट निकालनी कैसे, और इसीलिए ये जो लिमिट है हकीकत में इसका 10-10 गुना तक खर्च हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। कैसे? विकीलीक्स ने एक बार एक अमेरिकी डिप्लोमेट के हवाले से ये खुलासा किया था कि उन्हें एक सांसद ने बताया था कि चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव प्रचार की जो लिमिट तय कर रखी थी, उतनी रकम तो एक दिन में खर्च हो जाती है। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, मई 2016 जब सारे उम्मीदवार एक दूसरे से होड़ में अनाप शनाप खर्च करने लगे, तो चुनाव आयोग को तमिलनाडु में 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को रद्द करना पड़ा। वोटर को महंगे महंगे गिफ्ट और धन देने की शिकायत यहां से आ रही थी। इसके बाद अप्रैल 2017 में चेन्नई के आरके नगर में उपचुनाव को रद्द कर दिया गया, क्योंकि तब वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने वोटरों को कैश बांटा था।
ये वो मामले हैं जो कि सामने आ गए, लेकिन चुनाव में कितने बड़े पैमाने पर धन खर्च होता है ये आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा। आप खुद वोटर हैं। अब फिर वही बात कि खर्च या चुनाव का फंड आता कहां से है। चंदा लेने का तो एक ही तरीका है जिस पर चुनाव आयोग नजर रखे हुए हैं, लेकिन हमारी सियासी पार्टियों ने इसका तोड़ निकाल रखा है क्या, ये बड़ा सवाल है। पार्टियों को चंदा दो तो जो चंदा है वो आप समझिए दो तरीकों से मिलता है। एक तरीका तो सार्वजनिक है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड और चेक से सियासी चंदा आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है अज्ञात स्रोत या गुप्त दान, जिसमें यह पता नहीं चलता कि चंदा दिया किसने है। किसी पार्टी को कोई 20,000 रुपए या उससे ज्यादा का चंदा देता है तो उसे चंदा देने वाले का नाम जाहिर करना पड़ेगा, और इसीलिए ज्यादातर पार्टियां अपना आधे से ज्यादा चंदा 20,000 से कम बताती है ताकि चंदा देने वाले का नाम ना बताना पड़े। ये खेल चुनाव आयोग भी जानता है। ऐसा नहीं है कि इसे रोकने की कोशिश नहीं हुई। 2013 में लाए गए इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना के तहत देश के बड़े उद्योग घरानों जैसे रिलायंस, बिड़ला, टाटा, डीएलएफ, इन्होंने पार्टियों को चंदा देने के लिए एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया। इसमें कई उद्योगपति मिलकर फंड जमा करते थे और फिर उस फंड से अलग अलग पार्टियों को फंड दिया जाता। इस पर उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलता था, लेकिन हकीकत में इसके बावजूद गुप्त दान का खेल चलता रहता है। आज भी पार्टियां करीब 40% चंदा देने वाले का नाम नहीं बताती, अपने वास्तविक खर्च का खुलासा नहीं करती, ऐसे आरोप लगते रहते हैं और इसी वजह से नई नई पार्टियां बनती रहती है ताकि बिना जिम्मेदारी के गुप्त रूप से सियासी चंदा लिया जा सके। लेकिन चंदे का ये खेल कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है और हमारे चुनावी सिस्टम को भी, और इसीलिए इसका एक वो तरीका जिसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो लाए जाने पर विचार होना चाहिए। और अब बात ऐसे शख्स की जिस पर दुनिया की ताकतवर सरकारें गिराने के आरोप लगते हैं। ये वो शख्स है जो भारत में भी सरकार गिराने की चाहत रखता है। इस शख्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस शख्स की बात हम क्यों कर रहे हैं पहले वो जान लीजिए, क्योंकि ट्विटर यानी एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने कुछ बड़ी बातें कही है। In my opinion, he fundamentally hates humanity. That's my opinion. Really? Yeah. I mean, well, he's doing things that erode the fabric of civilization. You know, getting DAs elected who refuse to prosecute crime. That's part of the problem in San Francisco and LA and a bunch of other cities. So why would you do that? Soros realized that you don't actually need to change the laws. You just need to change how they're enforced. If nobody chooses to enforce the law or the laws are differentially enforced, it's like changing the laws. That's what he figured out. But it's what's an stunning. arbitrage. जिस शख्स की बात इलॉन मस्क कर रहे हैं वो है जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस कौन है? ये वही शख्स है जो कानून को लागू करने की प्रक्रिया में छेड़छाड़ करता है, ऐसा इलॉन मस्क दावा कर रहे हैं। पहले आपको जॉर्ज सोरोस की पूरी कुंडली बता देते हैं, फिर भारत में सोरोस के सोर्सेस की बात करेंगे। जॉर्ज सोरोस को हंगरी मूल का अमेरिकी निवेशक और समाजसेवी कहा जाता है। नास्तिक होने का दावा करने वाले जॉर्ज खुद को दार्शनिक कहलाना पसंद करते हैं। जॉर्ज अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक है। 2018 के आंकड़े के मुताबिक सोरोस के पास कुल 8 अरब डॉलर की संपत्ति है। जॉर्ज सोरोस ने अपनी समाजसेवी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 32 अरब डॉलर से ज्यादा का दान दिया है, जिसमें से 15 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ 37 देशों में बांट दिए गए। सोरोस अमेरिका की राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेट्स के बड़े दानदाताओं में से एक है। सोरोस को अराजकता का एजेंट भी कह दिया गया है। सोरोस पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगता है। और ये काम सोरोस कैसे करता है? भारी भरकम फंडिंग के जरिए। और अब यूरोप के अलावा कई अरब देश भी सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना और पाबंदियां लगा रहे हैं। सोरोस दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ में पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देते हैं। जॉर्ज सोरोस पर यह आरोप है कि वो जॉर्ज बुश को हराने के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। उन्होंने मीडिया कंपनी फॉक्स न्यूज को बर्बाद करने के लिए 10 लाख डॉलर तक लगा दिए थे। 2012 में जॉर्ज सोरोस ने बराक ओबामा की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के लिए
$1 मिलियन का दान दिया। 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह दावा किया कि सोरोस एंटीफा या फासीवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने के लिए पैसे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना फंड सोरोस लाता कहां से है? आखिर सोरोस का काम क्या है जो राजनीतिक दलों को फंडिंग करके सत्ता बदलने का दम रखते हैं? सोरोस पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अनैतिक तरीकों से पैसे बनाए हैं। 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक और अनऑथराइज्ड ट्रेड का दोषी पाया था। इसके लिए सोरोस पर $23 लाख का जुर्माना लगा। इसी तरह उन पर अमेरिका में भी बेसबॉल में पैसा लगाकर अनैतिक तरीके से पैसे बनाने का आरोप लगा। इटली की फुटबॉल टीम में भी गलत तरीके से पैसा लगाया था, यह आरोप था। जॉर्ज सोरोस पर 1997 में थाईलैंड की करेंसी पर सट्टा लगाकर पैसे कमाने का भी आरोप है। यानी सोरोस पर इल्लीगल तरीके से सट्टा लगाकर पैसे कमाने के आरोप है और इन पैसों से वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सत्ता परिवर्तन करने का काम भी करते हैं। जॉर्ज सोरोस पर 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह कर खुद की जेब भरने का आरोप लगा। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, रूस समेत कई देशों की फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का जिम्मेदार जॉर्ज सोरोस को माना जाता है। लेकिन आरोप है कि ब्रेक्जिट के खिलाफ, यानी जब ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन से बाहर ये जो हो रहा था, ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से जब बाहर हो रहा था, तब उसके खिलाफ सोरोस ने $4 लाख खर्च कर दिए थे, कैंपेन चलाया था। सोरोस ने पूरा नेटवर्क तैयार किया जो सोरोस के हिसाब से माहौल तैयार करता है। जॉर्ज सोरोस का अमेरिका के 30 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स में डायरेक्ट निवेश है, ऐसा कहा जाता है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN और ABC शामिल है। जॉर्ज सोरोस मीडिया को फंडिंग करने के अलावा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से वामपंथी झुकाव वाले बुद्धिजीवियों की मदद करते हैं जो अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाली स्टोरीज तैयार करते हैं ताकि दुनिया भर की सरकारों के खिलाफ एक माहौल, एक इकोसिस्टम बनाया जा सके, नैरेटिव कायम किया जा सके। जॉर्ज सोरोस अपनी सोसाइटी के जरिए इंटरनेशनल कमिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स यानी ICIJ को फंडिंग करते हैं। ICIJ में कई भारतीय पत्रकार भी शामिल हैं। सोरोस पर यह आरोप लगते हैं कि वो लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए भी पैसे देते हैं। 2018 में तुर्की के एर्दोगान ने यह दावा किया कि सोरोस ने पैसे के दम पर तुर्की में अराजकता फैलाई। 2016 में जॉर्ज सोरोस ने पुतिन को बाहर करने और रशिया को अस्थिर करने की कोशिश की। रूस की स्पुतनिक न्यूज ने इसका खुलासा किया था बाकायदा। सोरोस पर बीजेपी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोरोस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जॉर्ज सोरोस उनके खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ये कह रहे थे एक मर्तबा कि मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सोरोस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने CAA का जमकर विरोध किया था। जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना करते हुए ये कहा था कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक नहीं है। उनकी इतनी तेजी से आगे बढ़ने के पीछे भारतीय मुसलमानों के साथ हिंसा भड़काना एक बड़ा कारण है, वो ऐसा कहते थे। सोरोस ने पीएम मोदी और अडानी पर जो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस पर भी सरकार की खूब आलोचना की थी। सोरोस के इन बयानों से बीजेपी ने सोरोस को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और S जयशंकर ने सोरोस पर जमकर हमला बोला था। जयशंकर ने तो तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि सोरोस एक बूढ़े रईस हठधर्मी व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क में बैठकर सोचते हैं कि उनके विचारों से पूरी दुनिया की गति तय होनी चाहिए। ये भारत के मतदाताओं ने फैसला किया है कि देश कैसे चलना चाहिए। सोरोस जैसे लोग अपनी पसंद के लोगों को जीतने और उनके नापसंद के लोगों को हराने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो अपने पसंद के लोगों के जीतने पर चुनाव को अच्छा बताते हैं और दूसरा यानी उनके विपक्ष में नतीजा आने पर कहते हैं कि खामियों वाला ये लोकतंत्र है। और मजे की बात यह है कि ये सब खुले समाज का समर्थन करने का दिखावा करते हैं। इसी तरह स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सोरोस पर आरोप लगाए थे।
कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की विदेशी ताकतों की कोशिश का सभी भारतीयों को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए। ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जॉर्ज सोरोस का बयान भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद करने की घोषणा है। जो बात आज मस्क ने कही, वही बात सारी दुनिया में जॉर्ज सोरोस को लेकर कही जा रही है। मस्क ने कहा है कि जॉर्ज सोरोस ऐसे काम कर रहे हैं जिससे समाज का ताना बाना तबाह हो रहा है। उनकी करतूतों से सिर्फ सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस में ही समस्या नहीं है, बल्कि वे दूसरों देश में दाखिल होकर इसी तरह की प्रॉब्लम्स को खड़ा कर रहे हैं। सोरोस दिखाने के लिए मानवाधिकार और कथित प्रगतिशील गैर सरकारी संगठनों की मदद करते हैं, लेकिन असल में वो अपने लाभ के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी के जो आईटी सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट कर एप्पल अलर्ट का जॉर्ज सोरोस कनेक्शन निकाला। अमित मालवीय ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये कथित तौर पर सिर्फ विपक्षी नेताओं को एप्पल से मिले अलर्ट का जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड एक्सेस नाउ से कनेक्शन दिखाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी सब कुछ छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्यों दौड़ पड़े। बीजेपी ने इस आरोप का तो कांग्रेस हम इंतजार कर रहे हैं कि जवाब देगी, लेकिन जॉर्ज सोरोस पर दिए मस्क के बयान ने एक बार फिर से बहस छेड़ दी है कि कोई व्यापारी किस तरह राजनीति का सिस्टम कंट्रोल कर सकता है, आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम तैयार कर सकता है। और अब बात ये मेरा हिंदुस्तान है की। आज बात करेंगे कभी भारतीय वायुसेना की शान रहे MiG-21 की। ये मेरा हिंदुस्तान में है इसलिए क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है कि आप भले ही रिटायर हो रहे हो, लेकिन आपने जो सेवा की और रिटायरमेंट की वजह हो सकता है कि आप में जो खामियां हैं वो डेंजरस साबित हो रही हो, तो आपको रिटायर करना पड़ेगा। लेकिन आपने अब तक जो काम किए हैं उसकी सराहना भी ये देश की परंपरा है। बीते 30 अक्टूबर को MiG-21 यानी MiG-21 बाइसन ने राजस्थान के बाड़मेर में आखिरी बार भारतीय एयरफोर्स के लिए उड़ान भरी। इसके साथ ही एयरफोर्स के साथ MiG-21 का 60 साल पुराना रिश्ता पूर्ण विराम उस पर लग गया। 2025 तक MiG-21 के जो भी जहाज भारतीय वायुसेना के पास मौजूद हैं, उन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि 60 साल से एयरफोर्स का साथ दे रहे MiG-21 को आखिर क्यों हटाया जा रहा है। दरअसल जब से MiG-21 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, उसके बाद से ही इसके सुरक्षित होने पर सवाल उठता रहा। 60 साल में MiG-21 के 400 लड़ाकू विमान क्रैश हुए, जिसमें से 170 पायलट और 40 आम लोगों की जान चली गई। यही सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय वायुसेना अब MiG-21 को अपने बेड़े से हटा रही है। इसी साल मई में एक MiG-21 का एक्सीडेंट हुआ और यही कारण है कि MiG-21 को उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा। हालांकि सुरक्षा के कारण MiG-21 को जरूर हटाया जा रहा है, लेकिन इसी MiG-21 ने हमारी एयरफोर्स के पायलट से कई वीरता के काम करवाए। आपको पता है दुनिया के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले फाइटर जेट्स में से एक है F-16, जिसे भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से गिरा दिया था। अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ कहे जाते हैं, लेकिन हुआ उल्टा। भारत के MiG-21 ने पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ दिया। MiG-21 भारत के शौर्य की वो कहानी है जिसकी ताकत का अंदाजा हमारे दुश्मन से बेहतर कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि MiG-21 ने जो कारनामे किए हैं वो अद्भुत है, अद्वितीय है। MiG-21 लड़ाकू विमानों ने 1971 की लड़ाई में कहर बरपाया था। देश के पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर MiG-21 के कहर से पाकिस्तान कांप गया था। इस लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान की 13 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। 1971 की जंग में MiG-21 ने पाकिस्तान के चेंगडू F विमान को मार गिराया था। चेंगडू F विमान MiG का ही एक और वेरिएंट था। इसे चीन ने बनाया था। करगिल के युद्ध के दौरान MiG-21 और इसके अपग्रेडेड वर्जन ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस विमान ने करगिल युद्ध को जीतने में अहम भूमिका निभाई। बालाकोट हमले के बाद भी MiG-21 बाइसन ने मोर्चा संभाले रखा और इसीलिए एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हम MiG-21 के शौर्य को सलाम करते हैं। भारत ने 1963 में रूस से MiG-21 खरीदे थे।
भारत ने उस दौरान कुल 874 मिग-21 जेट को अपने बेड़े में शामिल किया था। जब मिग-21 लड़ाकू जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया तब इसे रशिया में बनाया जाता था। अब इसे सुखोई 30 MKI विमान से रिप्लेस किया जा रहा है। मौजूदा समय में देश के पास मिग-21 के करीब 31 विमान हैं, लेकिन मिग-21 के ऐतिहासिक योगदान को यकीन मानिए कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसीलिए भारतीय सेना ने मिग-21 बाइसन विमान को एक शानदार विदाई दी। इसी विदाई के साथ हमें भी विदा कीजिए, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए भारत 24। Powered by असली मसाले सच, MDH, the real spice of India.